दिनेश सर देखिए, ये जो सेफ्टी वॉल्व और तमाम, लेकिन कुल मिलाकर देश में जो हाल है, छुपे हुए तो किसी से नहीं कि हाल क्या है। और मैंने जैसे कहा कि इशारे भी बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। आप देखिए, ये फैक्ट है कि इस समय हम लगातार देखते हैं संघ अपने तरीके से काम करता है और होता है, वक्त वक्त पे चीजें हमने देखी हैं। लेकिन आज जो ये 12 साल का सफर है, इन 12 सालों के सफर में कहीं लगता है कि अब ये वक्त बिल्कुल मुफीद है कि ये यदि यहां पर यदि कुछ नहीं चेक एंड बैलेंस हुआ तो और कहीं नुकसान देश का हो जाएगा। तो ऐसे में आप ये जो है, हम ठीक है जो कहते हैं, अभी राजू जी ने कहा कि सामने आके बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी बोल सकें, एक दूसरे को बोलना संभव ही नहीं, उनकी अलग लाइन है। लेकिन संकेतों से क्या निकलता दिखता है, आप क्या देखते हैं इसमें दिनेश जी? अनम्यूट सर, अनम्यूट। सबसे पहले तो मेरा आप सबको प्रणाम, बहुत दिनों के बाद आज चर्चा में शामिल हुआ हूं। मसला ये है कि मोहन भागवत या आरएसएस की जब हम बात करते हैं और हम अपने देश की तरफ जब देखते हैं, तो ये हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहां से शुरू हुई, हमें ये सोचना होगा। आज तक जो खामोशी मोहन भागवत या आरएसएस के दूसरे नेता अख्तियार करके चल रहे थे, उसके पीछे का कारण आप समझिए कि ये सिर्फ क्योंकि मोदी उनके एजेंडे को प्रोटेक्ट करके उनको उसको एनकरेज कर रहे थे पूरे देश में, इसलिए उन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई है। और अभी जो देश के हालात बने पोस्ट सिंदूर, और ये ईरान और इजराइल का और जो सारा अमेरिका का एपिसोड चल रहा है, इसमें मोहन भागवत जी कहीं ना कहीं ये सेंस कर रहे हैं कि ये जो नजला है ये अब उनके ऊपर भी गिरने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा सर ने अभी कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, और ये हमेशा मुझे मुझे तो अब आरएसएस को तो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते होंगे, वो एक अलग एजेंडा है। मैं उसको एक रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी से ज्यादा नहीं समझता, क्योंकि कारण उसका बड़ा स्पष्ट है और मैं इसको पूरे अपने अधिकार के साथ और इस बात को मैं कह रहा हूं कि क्योंकि जब जब भी मोदी जी के मुंह से शब्द निकले हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वो शब्द आरएसएस के हैं। चाहे वो उनका 2014 का इलेक्शन हो, 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति को देना हो, या दूसरे तरीके से काले धन को वापस देश में लाना हो, या इसी तरह की बहुत सारे जिसको भ्रमित करने वाले वाकयात आगे होते हुए कि डिमोनेटाइजेशन करते हैं, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक बाद में इन्हीं के एक नेता ने ये कहकर खत्म कर दी एक बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर कि ये सब राजनीतिक जुमले हैं। इन राजनीतिक जुमलों को आप किस तरीके से देखेंगे, ये उससे आगे वाली बात कोई है नहीं। तो कुल मिलाकर के ये अभी जो शिक्षक वर्ग वहां पर इनका लगा था नागपुर में, मैं उसकी भी रिपोर्ट देख रहा था कि वहां पर हुआ क्या है और किस तरह से कौन लोग वहां उपस्थित थे। वही तो कुंभा है जिसको आप बंद कमरे में ये समझाते हैं कि अपना जिहाद जारी रखो, अपने जो एजेंडे हैं आरएसएस के उनसे बिल्कुल डाइवर्ट ना हो, और आप जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उस बात को कहने के लिए सामने आते हैं तो आप उन चीजों के ऊपर कोई चर्चा नहीं करते हैं। और ये बात उनका कहना, अगर हकीकत में वो ये सब चाहते हैं तो मोहन भागवत आरएसएस के उस कद पर बैठे हैं, वो उनका कद है जो मोदी को मतलब डायरेक्ट उनको समझा सकते हैं कि भाई साहब आप जो कर रहे हैं ये इस तरीके से ठीक नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ये एक शंका नहीं है कि बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पहले से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और उनको देश की जनता के सामने रख रहे हैं, और उसके बाद मोदी जी या उनकी सरकार के लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं या वो जानबूझकर पहले उन पर कोई काम नहीं करना चाहते। मैं तो हैरत तो उस वक्त से होती है जब हम कोरोना के उस दौर में गुजर रहे थे कि इनको तो पहले अपनी सरकार तोड़नी थी वहां मध्य प्रदेश में, उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन करना था। और राहुल गांधी बहुत पहले उस बात को जनवरी में बोल चुके थे और ये मार्च तक उस चीज को आपने
षड्यंत्रों में जारी रहे और आज भी षड्यंत्र हो रहे हैं। आपने शुरू में बहुत बात एक क्लिप डिस्कस कर रहे थे हम, उसमें ये भाई लोगों की बात हो रही थी, मोटा भाई, छोटा भाई, ये भाई और वो भाई, पता नहीं कौन कौन से भाई हैं, सारे के सारे भाई देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। और उनमें इस वक्त इस बात से कोई दो मत की राय नहीं होगी आपकी कि इसमें सारा का सारा सहयोग हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। चाहे आप अडानीज देख लो, अंबानीज देख लो, अभी आपने 10 नाम और उनके मुंह से सुने हैं, अभी रिसेंटली पवन खेड़ा जी ने वहां पर अपना डिटेल्स दी हैं। तो आप जा किस रहे हैं, किस तरफ रहे हैं? आप देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे ये कहकर कि महंगाई खत्म कर दी जाएगी, ये कहकर कि पेट्रोल के दाम, आप भाइयों आपको 35 रुपए लीटर तेल चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको डॉलर का मूल्य रुका हुआ या नीचे आता हुआ दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? इन सब चीजों को सुन सुनकर हमारे कान पक गए थे सर। हालत ये है आज, ना तो डॉलर रुका है अपनी जगह पे, ना तेल रुका है, पेट्रोल 110 के आसपास पहुंचने वाला है। 135 हो जाएगा, अगर चलता 135 हो जाएगा, चलता रहा तो कुछ दिन में 35 की जगह सर 200, 135 की बात ना करो, 200 पे पहुंच जाएगा। हालात ये हैं, आज देश में वो किल्लत खड़ी हो चुकी है जो अभी इनकी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को ऑब्जर्व कर लीजिएगा आप। 9 करोड़ सिलेंडर इन्होंने वो गृहिणी योजना, मुफ्त गृहिणी योजना के तहत बांट दिए, ऐसा कहते हैं ये। अगर आप मुफ्त में इतने सिलेंडर देते रहेंगे और 80 करोड़ लोगों को आप बोलते हैं हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो आप देश में संपन्नता कहां से ला रहे हैं? प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री किस तरफ से आ रही है? आप किसी भी फ्रंट पर इस सरकार को देख लीजिएगा, एक भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम आपको देख लें, इंदिरा गांधी जी से देख लें, चाहे मनमोहन सिंह जी के साथ देख लें, या ये नेहरू जी का, नेहरू जी तो मतलब इनके लबादे में है। जब इनको कुछ भी नहीं कुछ करना होता है तो इनको नेहरू जी इनके मुंह से निकलने लगते हैं। आज 70 साल के बाद उनके निधन के बाद की हम बात करें तो उनके निधन के बाद भी हम देखें तो नेहरू का भूत इनको खा रहा है। मुझे तो ये भी कहीं से पता नहीं, अब सोशल मीडिया पे कहीं कुछ वायरल हो जाता है, आजकल एक 500 रुपए का नोट ऐसा दिखाया जा रहा है जिसपे गांधी जी का फोटो नहीं है, कि आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है। ये भी संभावना, मुझे लगता है थोड़ा विषयांतर हो गया। हम हाँ, विषयांतर में नहीं जा रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं सर वापस, कि कुल मिलाकर मेरा जो मकसद है कहने का वो ये है कि झूठ के सिवाय आरएसएस ने कभी कुछ ना परोसा है, ना सिखाया है, ना पढ़ाया है। तो मोहन भागवत जी जो कुछ कह रहे हैं मंच पर, वो मंच से पर्दे के पीछे जो है उसके बरक्स काम कर रहे हैं, और सामने वो सिर्फ और सिर्फ आपको और हमें एक नई डिस्कशन में डालने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। कुल मिलाकर मुद्दा वही का वही है कि देश से सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। सबको साथ लेकर चलते कहां है? बिल्कुल। वो व्यक्ति जो आरएसएस के एजेंडे के खिलाफ बात करेगा उसको तो आप दुश्मन समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं, देशद्रोह। अब क्योंकि सरकार में तो आप उसको देशद्रोही भी बोल देते हो, लेकिन एजेंडा ये नहीं है। एजेंडा ये है कि हमने देश को किस तरफ को लेके जाना है। आप कान खींच सकने की क्षमता रखते हैं भागवत जी, आप नरेंद्र मोदी के कान खींचने की क्षमता रखते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप वो नहीं करेंगे, आप सिर्फ वहां नागपुर में जाकर बोलेंगे, कहीं दूसरे बॉम्बे में जाकर, कहीं आप दूसरी मुंबई में जाकर बोलेंगे, दिल्ली में आकर कहीं किसी वहां पर बोलेंगे, और अंदर कमरे में जो चल रहा है उसको आप उस एजेंडे को अपने को, क्योंकि वो उसी एजेंडे को पाल रहे हैं, उसको एनकरेज कर रहे हैं जो आरएसएस का बेसिक एजेंडा है, उससे बाहर वो नहीं। तो ये मेरा ये मुझे अब एक वक्त था कि हम आरएसएस के इन बड़े नेताओं को थोड़ा सा गंभीरता से लेते थे, लेकिन अब उसे भी लेना मैंने बंद कर दिया है। कारण इसका ये भी हो गया है कि मोदी ने इन लोगों को भी सत्ता सुख भोगने की आदत डाली।
राइट, ठीक ठीक, ये बिल्कुल अगला विषय। राइट जी सर। सर। मैं बता दूं दर्शकों, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं अभी बहुत सही फरमाया। हमने ये इस पे भी कहा कि ये क्या ध्यान बांटने की वो है पहले चरण में। उन्होंने कुछ जो चीजें कही हैं, 2 3 4 जो बहुत मुख्य उसमें सेंटेंस निकलते हैं कि अधूरी तैयारी हमें विश्वगुरु बनने से रोक रही है, हमें खुद को मजबूत करना होगा। ये मोहन भागवत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आज दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास ताकत होती है। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जो दर्शक देर से जुड़े हों वो सुन लें कि इस डिस्कशन नहीं, वो कह रहे हैं कमजोर देश को अपनी बात मनवाने के लिए झुकना पड़ता है। वो कह रहे हैं जो जो बातें वो कह रहे हैं, यही बातें राहुल गांधी कहते हैं। और जो कहीं है उसमें शक शुबा है कि कहीं ना कहीं आप मोहन भागवत के मुंह से निकलना, उसको इस तरीके से एक अंडरलाइन करना, इसमें बहुत सारी चीजें एफ एन बट है सारे। मैं एक चीज और कहूंगा दिनेश सर, जैसे आज मोदी जी थे, पहुंचे हुए थे, वो सूरत में थे, अपने गृह राज्य गुजरात का हिस्सा। वहां वो कह रहे थे कि 12 सालों से जो कांग्रेस है वो अराजकता और अनिश्चितता फैला रही है। और तमाम वो जो जो जैसा करते हैं, उनकी जो बातें हैं कि चुनाव से जोड़ दिया उन्होंने कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी कर्नाटक में हार गई, यहां हार गई, ये हार गई। उनका केवल एक पैमाना है, चुनाव चुनाव और सिर्फ चुनाव, बाकी देश कहीं भी जाए। जैसे आपने पहले चरण में कहा कि आज हम 35 रुपए 37 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे और 135 137 पे हम पहुंच जाएंगे, आपने कहा 150 पहुंच जाएंगे। तो इसके अलावा उनकी सोच दिखती ही नहीं बढ़ती। सब इसमें समझ चाहूंगा। और अभी देख रहे डोनाल्ड ट्रंप का आया, उन्होंने फिर कहा, कई संकेत दे रहे हैं कि इतने % हम टैरिफ और बढ़ाएंगे। और वो बार बार वही चीजें कहते हैं, वो जो हमको ह्यूमिलेट किया जाए। अंतिम नोट सब पर आपका ये जो कहना कि अराजकता कांग्रेस फैला रही, कौन फैला रहा है? सर, अराजकता कांग्रेस फैला रही है और सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इनके पास है। देश की सेना से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस इनके पास है और अराजकता कांग्रेस फैला रही है। अराजकता राहुल गांधी फैला रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से जो वहां पे इंट्रूड कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, वो इसलिए करते रहे क्योंकि ममता उनको अंदर आने देती है, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ आपके कंट्रोल में है। तो ये एजेंडा है। सिर्फ आपने जो एक बात कही और उसी को मैं दोहरा रहा हूं कि चुनाव कैसे जीतना है, कांग्रेस मुक्त करना है या विपक्ष मुक्त करना है। ये कांग्रेस मुक्त वाली बात नहीं है। लेकिन अभी वो विजय जोसेफ जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, कितना शानदार कितनी शानदार वो जीत थी। और उस जीत के आगे सब कुछ फीका पड़ गया। इनका बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो या दूसरी जगह हो, कुल मिलाकर के इनके गले की फांस है चुनाव। और जहां भी चुनाव होता है वहां ये सक्रिय होते हैं, उसके ज्यादा इनकी सक्रियता कहीं नहीं होती है। और जब जब भी देश कठिनाई में खड़ा होता है, देश में अराजकता की बात करते हैं, जब भी देश कठिनाई में होता है, ये अपने 8,000 करोड़ के जहाज में बैठते हैं और विदेश रवाना हो जाते हैं। लोगों को ये कहते हैं कि तेल कम खर्च करो और खुद विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हम लोगों को या देश की जनता को भ्रमित और हैरत मेरे को इस बात की होती है कि बहुत सारे समझदार लोग, एजुकेशनिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, वो इनके सामने ना जाने क्यों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। हालत ये है, इन लोगों को मैं इनका भी आह्वान करता हूं कि दुनिया उस इतिहास जब लिखा जाता है तो उनका नाम पहले लिखा जाता है जो हवाओं के खिलाफ खड़े होते हैं। तलवे चाटने वालों के नाम नहीं लिए जाते। तो आज भी वक्त है कि सही के साथ खड़े हों। ये जरूरी नहीं, इसमें मैं मोदी या बीजेपी या इनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सही के साथ खड़े हों। वहां पर भी हो सकता है कुछ सही हो और वो रास्ते से भटके हुए हों, उनको भी वापस मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। ये एक ऐसा नशा इन्होंने अपने लोगों को पिला रखा है जिससे अब इनको समझ नहीं आ रहा है। इनका जो ब्रेन वॉश जो हुआ है, इससे इनको बाहर निकालने की जरूरत है। देश की जनता अब बहुत मेजॉरिटी अब इस चीज को समझ चुकी है कि देश सही हाथों में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये अब समझने की जरूरत है।
तो बहुत जरूरी है कि सारी चीजें, और जहां तक आपने अराजकता की बात करी, हंगामा क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, अभी तक तो वहां पंजाब में जो हालत होने वाली है वो देखना आपने। पंजाब, ये हर चीज है, ये खुद हवा देते हैं सर। ये जो गुंडागर्दी हुलिगनिज्म की बात हम करते हैं, ये इसके कर्णधार हैं खुद। इनके पास संयम, शांति और सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। जिसकी ये बात करते हैं ना, वो चीजें इनके पास नहीं है। ये बहुत एग्रेसिव एरोगेंट ये इनकी नेचर है। तो इसी का परिणाम है कि डाउन द लाइन इनके लोग जो हैं वो ये सब करते हैं। राइट। कुल मिलाकर ये जिसको एनकरेज करने वाले लोग ये खुद हैं, और खुद ही उसको हवा देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर खुद ही कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दूसरे के ऊपर लांछन लगाने के लिए ये इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। देश जिनके हाथों में है, अराजकता उनको रोकनी है।